हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू एलिट ट्यूटर्स। चलिए इस वीडियो में हम स्टार्ट करने वाले हैं चैप्टर नंबर 1 सेट्स एंड रिलेशंस, मैथमेटिक्स पार्ट 1 स्टैंडर्ड 11 के लिए, कॉमर्स स्ट्रीम के लिए। और इसमें हम देखेंगे एक्सरसाइज 1.1 का क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर क्वेश्चन नंबर 4 तक। तो चलिए शुरू करेंगे। शुरू करने से पहले आपको ये बताना चाहता हूँ कि अगर आप सेट्स लेसन देख रहे हैं यहाँ पे, सेट्स एंड रिलेशन, तो सेट्स जो लेसन है वो आपने क्लास 9th में भी पढ़ा है स्टूडेंट्स। तो अगर आप थोड़ा सा ब्रश अप करना चाहते हो, एक बार थोड़ा सा ध्यान से देखना चाहते हो कि सेट्स क्या होता है, तो आप 9th का स्पीड में आप 2x की स्पीड में भी आप वीडियो फटाफट देखेंगे तो थोड़ा याद आ जाएगा आपको। और नहीं तो भी हम वैसा ज़्यादा यहाँ पे अपने को आपको बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं आएगा, डायरेक्टली हम शुरू भी कर सकते हैं। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहला अगर क्वेश्चन देखेंगे आपके एक्सरसाइज 1.1 का क्वेश्चन नंबर 1, तो वो क्या लिखा है कि डिस्क्राइब द फॉलोइंग सेट्स इन रोस्टर फॉर्म। आपको क्या बोला कि जो नीचे सेट्स दिया हुआ है ये किसी और फॉर्म में है और आपको उसको चेंज करना है रोस्टर फॉर्म में। तो कितने फॉर्म में होता है ये देखते हैं पहले। तो सेट्स दो फॉर्म में होते हैं स्टूडेंट्स, दो फॉर्म में लिखा जाता है। एक तो रोस्टर मेथड में लिखा जाता है, दूसरा एक तरीका जो होता है वो है सेट बिल्डर मेथड। रोस्टर मेथड का एक नाम और है लिस्टिंग मेथड, और सेट बिल्डर का एक नाम और है रूल मेथड। तो हो सकता है कि नाम चेंज करके भी लिखा जाए, जैसा जो क्वेश्चन रोस्टर मेथड लिखा था इसके पहले जो क्वेश्चन आपको बताया था वो लिस्टिंग मेथड में भी बोला जा सकता है, और वही चीज़ रूल मेथड और सेट बिल्डर के लिए भी किया जा सकता है। अब आपको एग्जैक्टली समझना है कि रोस्टर मेथड या लिस्टिंग मेथड होता क्या है और सेट बिल्डर मेथड या रूल मेथड होता क्या है। तो यहाँ पे एग्जांपल दिया है टेक्स्ट बुक में आपके, और ये स्टेटमेंट अगर आप देखते हो कि बी इज़ द सेट ऑफ ऑल डेज इन ए वीक, तो कुछ नहीं देखते हो, अगर आप को सिर्फ इतना दिखाई देता है, इतना सुनाई देता है कि ऑल डेज इन ए वीक, एक वीक के सभी दिन। तो एक भी दिन आपको यहाँ पे दिख नहीं रहा है, लेकिन इतना स्टेटमेंट समझ में पढ़ने के बाद आपको समझ में आ रहा है कि कितने दिन होते हैं। तो वो पूरे जो डेज़ होते हैं, अगर उन डेज़ को अगर आप एक लिस्ट बना के लिख देते हो, जैसे एक ब्रैकेट के अंदर उसका नाम दे देते हो, और उसको पूरे डेज़ को एग्जैक्टली जितने डेज़ की बात हो रही है सभी के सभी चीज़ों को अगर आप एक करली ब्रैकेट के अंदर लिख देते हो कॉमा से सेपरेट करके, तो उस मेथड को बोला जाता है रोस्टर मेथड या लिस्टिंग मेथड। तो रोस्टर और लिस्टिंग मेथड में जो बातें होती हैं उनका एग्जैक्टली जितने भी एलिमेंट्स होते हैं सबको अगर आप लिख के शो कर देते हो तो उसको बोलते हैं लिस्टिंग मेथड। जैसे अगर यहाँ पे हम सुनते हैं अगर कि सी इज़ द सेट ऑफ ऑल वोवेल्स इन इंग्लिश अल्फ़ाबेट, तो हमने सुना लेकिन हमने एक भी वोवेल्स देखा नहीं जब तक हमने कहा किसी को कहा। लेकिन अगर उसी चीज़ को अगर आप इस मेथड से लिख के दिखाते हो जितने भी वोवेल्स है ए ई आई ओ यू, तो ऐसे तरीके को बोला जाता है रोस्टर मेथड या लिस्टिंग मेथड। मतलब जो भी बातें रहेंगी उसकी पूरी जो लिस्ट रहेगी, उसकी जो पूरे एलिमेंट्स रहेंगे सबको लिख के दिखा देना इस रूल के अंदर, तो आपका जो मेथड है वो रोस्टर मेथड बोला जाता है। और दूसरा उसका उल्टा समझिए, जैसे ये जो चीज़ है ना ये एक हिसाब से सेट बिल्डर मेथड है ये वाला चीज़, लेकिन थोड़ा लिखने का तरीका अलग है, लेकिन ऐसी है। जैसे यहाँ पे देखिए कि ये देखिए, चलिए ये देख लेते हैं कि वाई इज़ द सेट ऑफ ऑल मंथ्स ऑफ ए ईयर। तो ऑल मंथ्स ऑफ ए ईयर आप जानते हो क्या क्या होता है, लेकिन एक भी मंथ्स यहाँ पे लिखा नहीं है। और अगर सारे मंथ्स को आप लिख देते हो कॉमा से तो लिस्टिंग मेथड आएगा, और नहीं लिखते हो इस तरीके से इसी चीज़ को लिखते हो। देखिए वाई इज़ अ सेट ऑफ ऑल एक्स, इसको ऐसा रीड किया जाता है, वाई इज़ अ सेट ऑफ ऑल एक्स सच दैट एक्स इज़ मंथ ऑफ ईयर। अब यहाँ पे आपने देखिए ये रूल आपके लिए ज़रूरी है, सेट बिल्डर मेथड या रूल मेथड में को अगर आपको पहचानना है तो ये चीज़ वहाँ पे ज़रूर होगा। ये जो सच दैट का जो आप देख रहे हो सिंबल, ये ज़रूर ही होगा वहाँ पे। तो ये एक चीज़ आप नोट करिए कि ये सिंबल का होना ज़रूरी है, और इस तरीके से जब भी हम लिखते हैं ना तो वो होता है सेट बिल्डर मेथड। और फिर से दोनों का फ़र्क आपको बताता हूँ कि यहाँ पे क्या लिखा है कि y इज़ अ सेट ऑफ ऑल x सच दैट x इज़ ए मंथ ऑफ ईयर। आपने सिर्फ बोला है कि x इज़ ए मंथ ऑफ ईयर, लेकिन आपने एक भी मंथ का नाम यहाँ पे लिखा भी नहीं है, दिखाया भी नहीं है। तो जहाँ पे हम सिर्फ कंडीशन बताते हैं कि ऐसा है, लेकिन उस चीज़ को बताते नहीं हैं और इस तरीके से लिखते हैं उसको, तो उसको बोलते हैं सेट बिल्डर मेथड। मतलब आप समझिए कि यहाँ पे हमने बोला कि मंथ ऑफ ए ईयर, ये वही चीज़ है, लेकिन लिखने का तरीका सेट बिल्डर में ये इतना ज़रूरी है, आपको ऐड करना पड़ेगा। तो आपने बोल दिया किसी को कि मंथ ऑफ ए ईयर, तो उसके दिमाग में आ गया सारे मंथ्स, जनवरी फरवरी, जो उसने अगर ऐसा लिस्ट करके लिख दिया तो वो लिस्टिंग मेथड में चला जाएगा। और बोलने के लिए और इस तरीके से लिखने के लिए जहाँ पे आप एक भी एलिमेंट्स को लिखते नहीं हो, सिर्फ कंडीशन बताते हो, तो उसको बोला जाता है सेट बिल्डर मेथड। जैसे यहाँ पे क्या लिखा देखिए कि बी इज़ अ सेट ऑफ ऑल एक्स सच दैट, या बी इज़ अ सेट ऑफ ऑल एक्स बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर सच दैट एक्स इज़ ए परफेक्ट स्क्वायर। मतलब जितने भी मतलब परफेक्ट स्क्वायर लिए जितने भी नेचुरल नंबर हैं उसमें से। अब यहाँ पे आंसर नहीं देखने वाले हैं, सिर्फ आपको ये बताना चाहता हूँ कि यहाँ पे जो भी कंडीशन रहता है
उसके जो रिजल्ट रहते हैं वो यहाँ पे नहीं लिखे रहते हैं। जैसे कितने परफेक्ट स्क्वायर है नेचुरल नंबर के, वो यहाँ पे गायब हैं, लेकिन सिर्फ एक आपको क्वेश्चन जैसा बोला है। कितने मंथ, जो मंथ है ईयर के वो लिखा नहीं है, लेकिन आपको सिर्फ एक क्वेश्चन बोला है कि मंथ ऑफ ए ईयर, या आपको एक कंडीशन बोला है, और उसका जो आंसर होता है रियल में, जिसकी पूरी लिस्ट लगा दी जाती है, उसको बोला जाता है लिस्टिंग मेथड। तो ये हमने ऑलरेडी पहले क्लास 9th में भी देखा था। चलिए अभी भी देख लेते हैं। अब चलते हैं वापस से अपने क्वेश्चन की तरफ। तो आपका क्वेश्चन 3 क्वेश्चन है यहाँ पे जो फर्स्ट क्वेश्चन के अंदर आता है। इन तीनों क्वेश्चन में आपको करना क्या है कि अब अगर आप यहाँ पे देखते हो तो ये बैकस्लैश जो आप देख रहे हो, इसको अगर आप देखते हो तो आप समझ जाओ कि ये सेट बिल्डर फॉर्म में लिखा हुआ है, रूल मेथड में लिखा है, और अब इसको आपको चेंज करना है लिस्टिंग या रोस्टर मेथड में। तो रोस्टर मेथड में बोला है, तो जब भी आपको रोस्टर मेथड में लिखने को बोलेगा तो आप समझ जाइए कि जो क्वेश्चन रहेगा वो रोस्टर मेथड में थोड़ी ना रहेगा, वो लिस्टिंग में वो सेट बिल्डर या रूल मेथड में रहेगा। तो ये सेट बिल्डर के मेथड में दिया है और आपको चेंज करना है रोस्टर फॉर्म में, जिसका और एक नाम है लिस्टिंग मेथड। चलिए एक एक करके देखते हैं। तो यहाँ पे अगर पढ़ेंगे तो ऐसा है कि इसका अब नाम नहीं है यहाँ पे, एक बार हम नाम लेंगे आंसर में, और सेट ऑफ ऑल एक्स सच दैट एक्स इज ए लेटर ऑफ द वर्ड मैरिज। तो आप जानते हो जब इसको लिस्टिंग मेथड में इसका लिस्ट बनाओगे हर एक अल्फ़ाबेट को, तो कोई भी चीज़ रिपीट नहीं होना चाहिए। मैं आपको बताता हूँ। फर्स्ट क्वेश्चन करेंगे तो पहले तो हम क्या करते हैं, सोल्यूशन में इस सेट को एक नाम दे देते हैं और यहाँ पे लिखते हैं कि लेट ए इज़ ए सेट ऑफ ऑल एक्स सच दैट एक्स इज़ ए लेटर ऑफ द वर्ड मैरिज। और फिर ए में जब आप लिखोगे, ए सेट के अंदर आप लिखोगे तो आप क्या क्या लिखोगे। एम लिख दिया आपने, उसके बाद ए आप लिख दोगे, उसके बाद आप आर लिख दोगे, और फिर उसके बाद फिर से एक बार आर आ रहा है, और आप जानते हो कि सेट के अंदर रिपीटिशन नहीं होता एलिमेंट्स का। तो एक बार आर अगर आपने लिखा है तो सेकेंड टाइम आर नहीं लिखोगे, तो उसके बाद डायरेक्टली स्किप करके आई पे चले जाओगे। उसके बाद फिर ए अगर देखोगे तो ऑलरेडी आपने लिखा है, फिर से ए आया था तो ए फिर से नहीं लिखोगे। जी नहीं है, जी आपको लिखने का है। ई नहीं है, ई आपको लिखने का है, और ये आपका ख़त्म हो जाएगा। तो इस तरीके से आपको सिंपल लिस्टिंग मेथड में करना है। आपने इस वर्ड को लिस्ट कर दिया है, और लिस्ट करने में आपने इस वर्ड के जितने भी एलिमेंट्स से सबको लिखा है। रिपीटिशन नहीं होगा, ये आप जानते हो, पहले भी आपने देखा है। चलिए आपका फर्स्ट क्वेश्चन फिनिश होता है। सेकंड क्वेश्चन देखते हैं। सेकंड क्वेश्चन क्या लिखा है कि इज़ अ सेट ऑफ ऑल एक्स सच दैट एक्स इज़ एन इंटीजर। एक्स इंटीजर है, और वो इंटीजर जो है, देखिए ऑल एक्स मतलब आपको एक बार और बताता हूँ यहाँ पे पीछे आके कि ऑल एक्स जैसा, चलिए इसको आगे आपको समझेगा, ये एग्जांपल में भी नहीं समझेगा उतने अच्छे से। तो यहाँ पे आपको बोला है कि एक्स सेट ऑफ ऑल एक्स सच दैट एक्स इज़ एन इंटीजर, और वो जो भी इंटीजर रहेगा वो -½ से बड़ा रहेगा और 9/2 से छोटा रहेगा। अब सबसे पहली बात, अगर इंटीजर की बात करते हो तो आप जानते हो कि इंटीजर ऐसे नंबर को बोला जाता है, इस तरफ नेगेटिव नंबर सारे और इस तरफ पॉजिटिव नंबर सारे, और बीच में 0 जो ना इधर नेगेटिव ना और पॉजिटिव है। तो ये सब नंबर के लिस्ट को, सेट को क्या बोला जाता है, इंटीजर। और इंटीजर को हमने अभी तक आई से डिनोट किया था लोअर स्टैंडर्ड में, लेकिन अब हम इसको जेड से डिनोट करने वाले हैं 11th स्टैंडर्ड में, याद रखिए। तो जेड अगर आपको कहीं पे दिख रहा है तो समझिए कि वो इंटीजर है, इंटीजर की बात हो रही है, आई से डिनोट नहीं करेंगे। तो चलिए ये चीज़ आप समझ रहे हो। अब यहाँ पे बस इतना समझिए कि इंटीजर ये इन नंबर को बोला जाता है, 0 फिर पूरे पॉजिटिव नंबर आगे तक इनफाइनाइट, और -1 नेगेटिव पूरे नंबर इनफाइनाइट। पर यहाँ पे क्या बोला है कि आप मतलब इस क्वेश्चन को जब आप सॉल्व करोगे और उसका रोस्टर मेथड लिखोगे, जब उसकी लिस्ट तैयार करोगे तो उसके अंदर इंटीजर्स आना चाहिए, क्योंकि यहाँ पे इंटीजर बोला है और ये इंटीजर तो नहीं है ना स्टूडेंट्स। क्या आपको लग रहा है ये इंटीजर है 9/2? यहाँ पे आप देख रहे हो कहीं पे 9/2, -½ देख रहे हो? नहीं। तो -½ से बड़ा होना चाहिए और 9/2 से छोटा होना चाहिए, लेकिन वो इंटीजर होना चाहिए, इंटीजर। तो 9/2 का क्या मतलब होता है? 9/2 का मतलब क्या होता है? 2 4 = 8, फिर 0.5 टू 4.5, मतलब ऐसा समझिए अगर 9 को 2 से डिवाइड करोगे तो आपको 4.5 मिलेगा। तो जो ये बोला जा रहा है कि 9/2 से छोटा होना चाहिए, इसका मतलब है कि 4.5 से छोटा होना चाहिए, क्योंकि आपको इंटीजर्स ऐसे में पिक करना है, ये तो फ्रैक्शन है, इंटीजर नहीं है। तो 4.5 कहाँ पे आएगा? देखिए इन दोनों के बीच में 4.5 आएगा, जबकि ये भी इंटीजर नहीं है ना, ये इंटीजर थोड़ी है। इंटीजर 4 के बाद का जो इंटीजर है वो 5 है, तो 4.5 से छोटा इंटीजर तो 4 होगा। आप अच्छे से समझिए, आपसे क्या बोल रहा है कि 9/2 से छोटा होना चाहिए। आपने सोचा कि 9/2 का क्या मतलब होता है, तो 9/2 का मतलब 4.5 होता है। तो 4.5 से छोटा 4 रहेगा जो इंटीजर रहेगा। 4.5 नहीं ले सकते हो, 9/2 नहीं ले सकते हो, क्योंकि ये फ्रैक्शन है और ये डेसिमल नंबर है, और इन दोनों को भी आप इंटीजर नहीं बोलते हो। तो इंटीजर बोला जाता है ऐसे नंबर को। ये जितने भी नंबर आप देख रहे हो ये इंटीजर है, और उसमें 4.5 कहीं पे भी नहीं दिख रहा है, इसलिए 4.5 से छोटा अगर दिखा है तो 4 रहेगा। इसका मतलब लास्ट जो रहेगा वो 4 रहेगा।
तो 4.5 से छोटा 4 रहेगा, फिर 3 भी आएगा, 2 भी आएगा, लेकिन किससे बड़ा रहेगा? तो लोगों ने बोला माइनस हाफ से बड़ा रहेगा। हाफ का क्या मतलब होता है? 0.5 होता है, आप जानते हो। तो -0.5 से बड़ा होना चाहिए। अब इन दोनों के बीच में अगर आप देखोगे तो -1.5 रहेगा। इन दोनों के बीच में अगर आप देखोगे तो -0.5 रहेगा, क्योंकि देखिए ये 1 है, फिर ये 0 है और ये -1 है, तो 0 और -1 के बीच में -0.5 रहेगा। तो -0.5 से बड़ा बोला है। हाफ से, देखिए माइनस हाफ से बड़ा बोलने का मतलब है माइनस हाफ का ही मतलब होता है -0.5। तो -0.5 से बड़ा किसको बोलेंगे? आप -0.5 से बड़ा आप 0 को बोलोगे। तो इसका मतलब है कि ये पूरे लिस्टिंग में फिर से मैं आपको बता रहा हूँ, देखिए x जो भी इंटीजर आपको लेना है, वो लोग बोल रहे हैं कि जो आप सेट का नाम लोगे और उसको लिस्टिंग मेथड में, रोस्टर मेथड में जब आप लिखोगे और आप लिस्ट बनाना चालू करोगे, तो वो लिस्ट में जितने भी नंबर आप लिखोगे वो इंटीजर होना चाहिए सबसे पहला। तो अगर इंटीजर होना चाहिए तो इंटीजर ये सब नंबर को बोला जाता है, ना कि 9/2 को बोला जाता है, ना कि -हाफ को बोला जाता है। तो फिर भी उन्होंने बोला कि फिर भी लिखने से पहले आप ये कंडीशन याद रखना कि वो जो इंटीजर आप लिखोगे, क्योंकि ऑल एक्स मतलब ऑल इंटीजर, तो वो जितने भी इंटीजर रहेंगे, एक्स का मतलब इंटीजर ही है, तो जितने भी इंटीजर रहेंगे वो -हाफ से बड़ा होना चाहिए। तो हमने क्या किया, हाफ को पहले कन्वर्ट किया डेसिमल में, तो हमको मिला 0.5, माइनस लगा दिया और फिर सोचा कि -0.5 से वो बड़ा होना चाहिए। और -0.5 से बड़ा अगर देखेंगे तो वो 0 है, क्योंकि 0 और -1 के बीच में -0.5 आएगा। तो इसका मतलब है कि इनका आंसर 0 से स्टार्ट होगा। और फिर उन्होंने बोला है कि वो 9/2 से छोटा होना चाहिए। वो जितने भी इंटीजर्स आप लिखोगे वो 9/2 से छोटा होना चाहिए। तो 9/2 का मतलब आप जान चुके हो 4.5 है। 4.5 से छोटा होने का मतलब है 4 है। मतलब 0 से स्टार्ट होगा, 1, 2, 3 और 4 पे आके रुक जाएगा। तो ये उसका फाइनल आंसर होगा। ये आपको समझना है, यही इसका आंसर है। आपका आंसर इंटीजर बोला है तो कभी भी फ्रैक्शन में और डेसिमल में इसका आंसर नहीं आएगा। चलिए शुरू करते हैं, इसको फाइनली लिखेंगे। तो सॉल्यूशन लिखेंगे और पहले हम नाम दे देंगे कि लेट बी इज ए सेट ऑफ ऑल एक्स सच दैट एक्स इज एन इंटीजर वेयर एक्स इज ग्रेटर देन -हाफ एंड लेस देन 9/2। -हाफ का मतलब 0.5 होता है, 9/2 का मतलब 4.5 है। तो 4.5 से छोटा और -0.5 से बड़ा अगर आप देखोगे तो बी के अंदर आएगा 0, 1, 2, 3, 4। तो ये आपका सेकेंड क्वेश्चन यहाँ पे फिनिश होता है। चलिए थर्ड क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। थर्ड क्वेश्चन क्या बोला कि is a set of all x such that x is equal to 2n and where n belongs to natural number। अब इसमें समझना है कि आपको जो कंडीशन, देखिए इक्वेशन दिया है कि x is equal to 2n, तो x is equal to 2n जहाँ पे n क्या रहेगा, n बोला है कि n रहेगा नेचुरल नंबर रहेगा। तो नेचुरल नंबर कहाँ से स्टार्ट होता है? 1 से होता है, 2 से होता है, 3 से होता है, 1 से स्टार्ट होता है, फिर 2, 3, 4, 5, 6 एंड सो ऑन रहता है। तो आप किस नेचुरल नंबर की बात कर रहे हो, कौन से नेचुरल नंबर की बात कर रहे हो? ऐसा कुछ कंडीशन फिर फर्दर दिया है कि n इससे छोटा रहना चाहिए, इससे बड़ा रहना चाहिए? नहीं दिया। इसका मतलब सारे नेचुरल नंबर लेना है। इसका मतलब है कि एक बार ये n के प्लेस पे 1 होगा तो 2 × 1, तो उसका आंसर 2 आ जाएगा। एक बार इस n के प्लेस पे 2 रहेगा तो 2 × 2, 2 2 ज़ा 4 रहेगा। एक बार फिर 3 रहेगा तो 2 × 3, 2 3 ज़ा 6 हो जाएगा। उसी तरह सारे नंबर आएंगे। लिमिटेड नंबर क्यों नहीं आ रहा है स्टूडेंट्स? क्योंकि यहाँ पे कोई कंडीशन नहीं दिया। ऐसा यहाँ पे लिख के नहीं बताया कि फिर n जो रहेगा वो 5 से छोटा रहेगा। नेचुरल नंबर भी रहेगा और 5 से छोटा रहेगा तो हम 4 ही तक लेते थे। नेचुरल नंबर रहेगा, 3 से बड़ा रहेगा, 6 से छोटा रहेगा तो 4 और 5 ही लेते थे। ऐसा कोई कंडीशन अगर नहीं दिया तो सारे नेचुरल नंबर लेना है आपको n के प्लेस पे, क्योंकि उन लोगों ने बोला कि x का वैल्यू जो है वो x इज इक्वल टू, जितने भी लिस्टिंग में जो भी नंबर्स आएंगे उसका कंडीशन ये है कि x इज इक्वल टू 2n और n आपको नेचुरल नंबर बनाना है और नेचुरल नंबर में भी कोई कंडीशन नहीं दिया है, सारे नेचुरल नंबर लेना है। तो सारे नेचुरल नंबर आप लिख के कहाँ बताओगे? तो आपने 2 लिखा, 4 लिखा, 6 लिखा। अगर आप 4 लोगे तो 2 4 ज़ा 8 हो जाएगा और एंड सो ऑन करके आप ऐसा करके एंड कर सकते हो। मतलब आप इस तरह लिख के डॉट 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 कर दोगे, इसका मतलब ये आगे बढ़ते चला जा रहा है। तो चलिए इसका आंसर हम ऐसा लिखेंगे कि सॉल्यूशन लिखेंगे, उसके बाद लिखेंगे लेट सी इज ए सेट ऑफ ऑल एक्स सच दैट एक्स इज इक्वल टू 2n वेयर n बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर। देयरफॉर सी के अंदर क्या आ जाएगा? 2 4 6 8 डॉट 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 और एंड हो जाएगा। तो चलिए आपका ये फर्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे फिनिश होता है। सेकेंड क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। सेकेंड क्वेश्चन क्या बोला है कि डिस्क्राइब द फॉलोइंग सेट्स इन सेट बिल्डर फॉर्म। याद रखिए पहले वाले में रोस्टर मेथड बोला था, अब की बार आपको सेट बिल्डर फॉर्म बोला है, मतलब रूल मेथड बोला है। तो लिस्ट दिया हुआ है, देखिए, क्योंकि अपोजिट करेंगे। लिस्टिंग मेथड देगा तो सेट बिल्डर फॉर्म बोलेगा, मतलब रोस्टर मेथड दिया रहेगा तो सेट बिल्डर फॉर्म बोलेगा, और सेट बिल्डर फॉर्म दिया रहेगा तो रोस्टर बोला रहेगा, जैसे इसके पहले वाले क्वेश्चन में था।
तो यहाँ पे लिस्टिंग मेथड दिया है, रोस्टर मेथड दिया है, आपको करना है सेट बिल्डर में, जहाँ पे आप जानते हो कि सेट बिल्डर की जो सबसे बड़ी पहचान है वो ये है, ये आपको ऐसा बनाना है स्टूडेंट्स। तो वो ये है, ये चीज़ उसकी पहचान है। ये चीज़ के बगैर सेट बिल्डर फॉर्म जो सेट है वो नहीं होता मतलब। तो आपको ये सारी चीज़ों को ये फॉर्म में लिखना है और एक ऐसा कंडीशन बताना है कि सामने वाले का आंसर सिर्फ 0 आना चाहिए। जैसे अगर मैंने बोला कि डेज ऑफ द, या देखिए ऐसा करेंगे, जैसे यहाँ पे लिखा है संडे, मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे। तो फिर अगर आपको सेट बिल्डर करना है तो इज ए सेट ऑफ ऑल एक्स सच दैट एक्स इज ए डेज ऑफ वीक या डे ऑफ वीक। तो अगर डे ऑफ वीक बोल दिया तो भी वही चीज़ आएगा, उल्टा करना है। मतलब आपको एक ऐसा स्टेटमेंट या एक ऐसा कंडीशन लिखना है जिसको देखने के बाद सामने वाले के दिमाग में सिर्फ एक आंसर आना चाहिए और वो है 0। फिर इस क्वेश्चन के लिए आपको एक ऐसा सेंटेंस फ्रेम करना है, स्टेटमेंट फ्रेम करना है या कंडीशन उसके अंदर अप्लाई करना है कि जिस पूरे कंडीशन को सॉल्व करने के बाद उसके दिमाग में ये आंसर आना चाहिए 0 +or -1 +or -2 +or -3, और उसी तरह ये भी आपको करना है। इसी को आप बोलोगे सेट बिल्डर फॉर्म में। चलिए कैसा करेंगे मैं आपको बताता हूँ। सबसे पहले सेट बिल्डर फॉर्म में देखिए फिर से वही चीज़ है कि सेट बिल्डर फॉर्म की जो पहचान है वो ये चीज़ है। ये आप जानते हो कि इसके बगैर सेट बिल्डर फॉर्म नहीं होता। ये जो बैकस्लैश देख रहे हो, इसके बगैर आप सेट बिल्डर फॉर्म में नहीं लिख सकते हो। तो अब हम जब सेट बिल्डर फॉर्म में लिखने को चल रहे हैं तो इसका मतलब है कि हमको सेट का नाम देना पड़ेगा और ये नोटेशन लिखना पड़ेगा, उसके बाद जो कंडीशन है वो लिखना पड़ेगा यहाँ पे। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन देखते हैं जो आपको ये बोला है कि 0 आना चाहिए। अब कैसा आप सेंटेंस फ्रेम करोगे, कैसा आप कंडीशन दोगे कि सामने वाले के दिमाग में 0 आएगा। अब देखिए 0 किस किस नंबर के सेट में आता है। अब ऐसा नहीं है आप वो करोगे, देखिए आप ऐसा नहीं लिख दोगे कि a इज़ ए सेट ऑफ ऑल x सच दैट x इज़ इक्वल टू 2 - 2 और फिर x का वैल्यू क्या आएगा 0। ऐसा नहीं आएगा स्टूडेंट्स। 2 - 2 0 आता है, 5 - 5 0 आता है। ऐसा कंडीशन नहीं फ्रेम करना है आपको। ये सेट है, आपको जो नंबर्स के जो सेट है जैसे होल नंबर, इंटीजर्स, रियल नंबर, नेचुरल नंबर, वो नंबर में आपको ये कंडीशन बताना है। तो किस किस नंबर में 0 आता है। जैसे नेचुरल नंबर की बात करेंगे तो वो 1 से शुरू होता है, तो उसमें 0 नहीं आता है। होल नंबर की बात करेंगे तो 0 1 2 3 4 5 6 से शुरू होता है, 0 से शुरू होता है और आगे पूरा का पूरा चलता है, तो हाँ उसके अंदर आता है। तो आप होल नंबर का एक यहाँ पे कंडीशन फ्रेम कर सकते हो। दूसरा इंटीजर्स भी 0 आता है, 0 भी आता है, सारे पॉजिटिव नंबर आते हैं, सारे नेगेटिव नंबर आते हैं। तो दो चीज़ों को लेके हम सॉल्व कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पे हम एक को करेंगे क्योंकि टेक्स्ट बुक के पीछे जो आंसर दिया उसके बेस पे बताएंगे। चलिए देखते हैं, सॉल्यूशन लिखते हैं और हम लिखते हैं कि लेट a इज़ दिस वन, इसका नाम दिया a और फिर डायरेक्टली मैं कंडीशन लिख रहा हूँ, फिर आपको एक्सप्लेन करता हूँ कि a इज़ ए सेट ऑफ ऑल x सच दैट x बिलोंग्स टू होल नंबर। अब देखिए जब तक रीडर जो है यहाँ तक पढ़ता है कि a इज़ ए सेट ऑफ ऑल x मतलब ये पूरे x को बोला जाता है, ये सब x है, जितने भी अंदर आते हैं वो x होते हैं। तो उन्होंने बोला कि वो जो भी अंदर है वो होल नंबर है। तो होल नंबर की बात करेंगे तो 0 1 2 3 4 डॉट 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 सभी आएंगे। तो रीडर अगर यहाँ तक रीड करता है और आगे का कंडीशन नहीं देखता है तो उसके दिमाग में क्या आएगा, a इज़ अ सेट ऑफ ऑल x सच दैट x इज़ होल नंबर, तो सब आना चाहिए, तो ये सारे के सारे नंबर आना चाहिए। लेकिन आप देख रहे हो सिर्फ और सिर्फ 0 है, इसका मतलब आपको ये सब नंबर नहीं बताना है। तो ये सब नंबर क्या है, ये नंबर 1 2 3 4 एंड और आगे के जो नंबर है इसको नेचुरल नंबर बोला जाता है। तो हम एक कंडीशन और बोलेंगे कि रुकिए, आप जो x आप होल नंबर समझ रहे हो और सारे नंबर को समझ रहे हो, वहाँ पे वही x जो रहेगा वो नेचुरल नंबर नहीं रहेगा। अगर वो नेचुरल नंबर नहीं है तो पूरे होल नंबर के लिस्ट में से 1 2 3 4 5 6 7 8 आगे के सारे नंबर कैंसिल हो जाएंगे, क्योंकि आप दो कंडीशन बोलते हो। पहले तो आप बोलते हो कि a इज़ अ सेट ऑफ ऑल x सच दैट x बिलोंग्स टू होल नंबर, तो उसके दिमाग में सारे नंबर आ जाएंगे 0 से लेके आगे के पूरे नंबर। लेकिन जैसे आप फिर से कंडीशन देते हो कि x डज नॉट बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर, तो बट ऑब्वियसली क्या हो जाएगा कि नेचुरल नंबर जितने नंबर है वो सबको आपको कैंसिल करना पड़ेगा और फाइनली सिर्फ बचेगा 0, तो दिमाग में आएगा सिर्फ 0। इसी कंडीशन को आप और भी, मतलब इसी क्वेश्चन को आप और भी कंडीशन से दे सकते हो। ये जो कंडीशन दिया गया ये टेक्स्ट बुक के पीछे लिखा हुआ है। हम क्या कर सकते हैं, देखिए इसको ऐसा ही बोल सकते हैं कि a इज़ अ सेट ऑफ ऑल x सच दैट x बिलोंग्स टू होल नंबर बोल सकते हैं, और वहाँ पे ये भी बोल सकते हैं कि वेयर x इज़ लेस देन 1। अब देखिए होल नंबर फिर से मैं आपको लिख के बता रहा हूँ। होल नंबर क्या है, 0 है, 1 है, 2 3 4 सब है। तो पहले अगर आप कंडीशन देते हो और रीडर ऐसा पढ़ता है कि a इज़ अ सेट ऑफ ऑल x सच दैट x बिलोंग्स टू होल नंबर, तो उसके दिमाग में सब आने लगेगा। फिर अगर आप बोलते हो कि वेयर x इज़ लेस देन 1, तो होल नंबर भी होना चाहिए और 1 से छोटा भी होना चाहिए। तो होल नंबर में 1 से छोटा नंबर अगर आप देखोगे तो वो सिर्फ और सिर्फ 0 है और उसका आंसर फिर से 0 आएगा। ये भी आप लिखोगे तो भी आपको मार्क्स मिलने वाले हैं। ये मैं सिर्फ वो बता रहा हूँ कि जो टेक्स्ट बुक के पीछे दिया है। एक कंडीशन हम और लिख सकते हैं
कि ए इज अ सेट ऑफ ऑल एक्स सच दैट एक्स बिलोंग्स टू इंटीजर। देखिए ये इंटीजर है, मैंने आपको बोला कि इस ईयर में आपको इंटीजर को जेड से अज्यूम करना है। और जब इंटीजर की बात होगी तो इंटीजर में क्या क्या आता है, 0 1 2 3 4 5, यहाँ के आगे 5 तक ही नहीं सब लिख सकते हो आप, फिर -1 -2 -3 और आगे के नंबर, ये सब नंबर को इंटीजर बोलते हैं। अब अगर रीडर यहाँ तक बढ़ता है कि ए इज अ सेट ऑफ ऑल एक्स सच दैट एक्स बिलोंग्स टू इंटीजर, तो उसके दिमाग में ये सारे नंबर आ जाएंगे, लेकिन आपको शो करना है सिर्फ और सिर्फ 0। तो आपने कंडीशन क्या लगा दिया कि x जो रहेगा, जो इंटीजर रहेगा वो -1 से बड़ा रहेगा, तो -1 से बड़ा मतलब 0, और वो 1 से छोटा रहेगा तो 1 से छोटा मतलब 0, मतलब एक नंबर आ जाएगा। तो आप इसका जो आंसर है वो ये भी लिख सकते हो स्टूडेंट्स, आपको राइट मार्क्स मिलेंगे। चलिए आपका ये फर्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे फिनिश होता है। सेकंड क्वेश्चन देखते हैं। सेकेंड क्वेश्चन क्या लिखा है, 0 +or -1 +or -2 +or -3, मतलब अब आपका कंडीशन ऐसा होना चाहिए कि रीडर के दिमाग में ये सिर्फ इतने ही नंबर आना चाहिए, इससे ज़्यादा नहीं, इससे कम नहीं। ये इजी है, कर सकते हो। सॉल्यूशन लिखेंगे और लिखेंगे लेट बी इज़ अ सेट, इसका नाम बी दे दिया। तो डायरेक्टली मैं एक कंडीशन बता देता हूँ कि बी इज़ अ सेट ऑफ ऑल एक्स सच दैट एक्स बिलोंग्स टू इंटीजर। अगर मैं इतना लिख के छोड़ देता हूँ तो आपके दिमाग में क्या आएगा, आपके दिमाग में सब नंबर आएंगे, 0 आएंगे, +1 +2 +3 +4 +5 +6 +7 आएंगे, -1 -2 -3 -4 -5 -6 सब आएंगे, क्योंकि मैंने इंटीजर तक बोल के रुक गया हूँ, मैंने कोई कंडीशन नहीं दिया हो, मतलब मैंने कोई कंडीशन नहीं दी है। लेकिन यहाँ पे जो आपका आंसर आना चाहिए वो +और -3 तक ही रहना चाहिए। तो अगर आप इस कंडीशन पे ध्यान देते हो और एक कंडीशन इसमें और ऐड कर देते हो कि जो भी इंटीजर्स है, जितने भी x को आपने इंटीजर बोला है वो x रहेंगे कैसे, वो x रहेंगे -3 से बड़े। चलिए ये थोड़ा सा मिस्टेक हो गया, -3 से बड़ा बोला है और 3 से छोटा बोला है। हाँ ये रॉन्ग हुआ, मैं आपको बताता हूँ क्या है कि -3 से मैंने बड़ा बता दिया है और 3 से छोटा बता दिया है। तो अगर यहाँ पे इंटीजर लिखता हूँ मैं तो 0 1 2 3 4 5 एंड इस तरफ के आगे नंबर, और -1 -2 -3 -4 -5 एंड ऑल। तो -3 से बड़ा, तो -3 से बड़ा ये है, और 3 से छोटा 2 है, तो इतने नंबर आएंगे। देखिए -2 -1 0 1 और 2, तो 0 यहाँ पे दिख रहा है, +1 -1 तो +1 -1 भी दिख रहा है, +2 -2 तो +2 -2 भी दिख रहा है, लेकिन +3 -3 नहीं दिख रहा है। तो आपको या तो ऐसा लिखना पड़ेगा कि -4 से बड़ा और 4 से छोटा, क्योंकि जब 4 से छोटा बोलोगे आप तो 3 से आना 3 तक रहेगा, और -4 से बड़ा बोलोगे तो -3 से बोलना पड़ेगा, तो भी आ जाएगा। देखिए मैं फिर से बोल रहा हूँ कि जो मैंने -3 से बोला, बड़ा बोला तो -2 से स्टार्ट हुआ, जबकि आपको -3 से स्टार्ट करना है। तो आप -4 से बड़ा बोलिए, यहाँ पे -4 लिखिए और यहाँ पे 4 लिखिए। दूसरा कंडीशन क्या है कि अगर मैंने ऐसा लिख ही दिया है तो मैं एक चीज़ और कर सकता हूँ। यहाँ पे अगर एक लाइन मैंने ऐसा ड्रॉ कर दिया और यहाँ पे एक लाइन अगर मैंने ऐसा ड्रॉ कर दिया, तो इसका क्या मतलब होता है, देखिए -3 से बड़ा रहेगा और -3 को लेकर रहेगा, मतलब -3 के इक्वल में भी रहेगा, इक्वल टू और ग्रेटर देन -3 ऐसा बोला जाएगा। तो इक्वल टू और ग्रेटर देन -3 अगर बोलते हैं हम, फिर से देखिए कि अगर इक्वल टू और -3 से बड़ा, देखिए पहले तो ये बोले कि -3 से बड़ा, तो -3 से बड़ा तो -2 से स्टार्ट होगा, लेकिन इक्वल टू -3 भी बोला है, इसका मतलब -3 भी होना चाहिए और -3 से बड़ा भी होना चाहिए। तो -3 भी होना चाहिए और -3 से बड़ा भी होना चाहिए, और लेस देन और इक्वल टू 3, मतलब लेस देन 3 भी होना चाहिए और इक्वल टू 3 भी होना चाहिए। तो इक्वल टू 3 और लेस देन 3, तो ये नंबर आएगा। तो आप ऐसा करोगे, मतलब अगर आप यहाँ पे 4 लिख देते हो तो भी आपका कंडीशन हो जाएगा, तब ये साइन नहीं रहेगा। और अगर आपको ये साइन लिखना है तो आप वो भी नंबर बताइए जो आप लेने वाले हो, और उसके बड़े भी नंबर, और वो नंबर बताइए जो आप लेने वाले हो, और उससे छोटे नंबर। तो अब यहाँ पे 0 भी है हमारे पास, +और -1 दिख रहे हो आप, +और -1 देख रहे हो, +और -2 आप देख रहे हो, और +और -3 आप देख रहे हो। तो इस तरीके से आपको इसका कंडीशन बताना है। ये हो गया आपका सेकंड क्वेश्चन। चलिए सेकंड क्वेश्चन के बाद चलते हैं थर्ड क्वेश्चन देखते हैं। थर्ड क्वेश्चन में आपको इस तरीके का शर्त बनाना है। ये थोड़ा सा डिफिकल्ट हो सकता है लेकिन कोई बात नहीं है। अब यहाँ पे अगर आप फोकस करते हो तो सब फ्रैक्शन है, और फ्रैक्शन में अगर आप ध्यान से देखते हो तो ऊपर के जो नंबर्स हैं, न्यूमरेटर के नंबर्स हैं, वो एक नेचुरल नंबर है 7 तक। देखिए 1 2 3 4 5 6 7, 8 नहीं है, मतलब 8 से छोटा है, या इक्वल टू 7 ऐसा बोल सकते हो। लेस देन 7 है और 7 के इक्वल में है, ऐसा भी आप बोल सकते हो। 7 से छोटे भी है, अगर ऐसा बोलोगे तो 7 से छोटे आ जाएंगे तो 6 तक आ जाएंगे, लेकिन ये साइन अगर लगा दोगे तो 7 को भी लेना पड़ेगा। तो 7 भी है, 6 भी है, 5 भी है, 4 भी है, 3 भी है, 2 भी है, 1 भी है। 0 क्यों नहीं आ रहा है? क्योंकि आप पहले ही बोल दोगे कि x जो है वो नेचुरल नंबर है, तो नेचुरल नंबर है तो सब के सब स्टार्ट करेंगे 1 से, 0 से कोई स्टार्ट नहीं करेगा, क्योंकि होल नंबर अगर आप बोलते हैं तो 0 से स्टार्ट होता था। लेकिन ये तो ऊपर के नंबर की बात होगी, नीचे का नंबर आपके समझ में ही नहीं आ रहा है कि क्या हो रहा है इसके साथ। ऊपर के नंबर आपको समझ में आ रहा है कि ये नेचुरल नंबर है
और 7 से छोटा और 7 के इक्वल तक है। लेकिन नीचे का नंबर डिनोमिनेटर का जो नंबर है वो आपको कंडीशन ही नहीं समझ में आ रहा है कि 2 के बाद 5 आया है, 5 के बाद 10 हो गया है, 10 के बाद 17 हुआ है। आखिर क्या इसके अंदर रूल चल रहा है, क्या इसके अंदर पैटर्न चल रहा है कि जो हमको समझ में आ जाए। तो नीचे का जो नंबर है, नीचे के नंबर के साथ आपस में कोई रिलेशन नहीं है, मैं आपको डायरेक्टली बता रहा हूँ। नीचे के नंबर का जो रिलेशन है वो ऊपर के ही नंबर से है। जैसा देखिए बताता हूँ, या एक बार ऐसा समझते हैं कि अगर ऊपर 1 है और नीचे 2 है तो क्या इसका डबल है? तो हाँ डबल है। तो ऊपर 2 है नीचे 5 है, क्या उसका डबल है? तो नहीं है, उसका डबल नहीं है। मतलब डबल का रिलेशन भी आप देख रहे हो तो नहीं है। यहाँ पे फर्स्ट वाले पे दिख रहा है कि इसका डबल ये है, पर इसका डबल ये नहीं, इसका डबल ये नहीं, इसका डबल ये नहीं। तो क्या कुछ ऐसा है कि ऊपर 1 है और नीचे जो भी नंबर है उसका इसका डबल करके इसका डबल है। चलिए ऐसा थोड़ा सा एक रॉन्ग बता रहा हूँ। यहाँ पे अगर आप देखो तो नीचे जो नंबर है उसका डबल है और एक ज़्यादा है। यहाँ पे ठीक है कि हाँ डबल है एक ज़्यादा, पर यहाँ पे नहीं है ना स्टूडेंट्स, इसका डबल और एक ज़्यादा तो नहीं है। 1 का डबल 2 होता है और एक ज़्यादा 3 होता है, तो 1/3 होना चाहिए। 2 का डबल 4 होता है और एक ज़्यादा तो 5 होता है, तो 1/3 और 2/5 हो रहा है। 3 का डबल मैं आपको ज़बरदस्ती ये बेवजह बता रहा हूँ, जबकि ऐसा है नहीं। जैसे 3 का डबल 6 होता है और एक ज़्यादा 7, तो 3/7 है क्या? तो नहीं है। अब मैं फाइनली आपको बताता हूँ कि एग्जैक्टली यहाँ पे क्या पैटर्न दिख रहा है। देखिए कुछ इस तरह है, ऊपर जो नंबर है नीचे उस नंबर का स्क्वायर है और एक ज़्यादा है। देखिए क्या होगा, 1, फिर 1 का स्क्वायर क्या आएगा, 1 1 ज़ा 1, 1 + 1 2। ऊपर जो नंबर है नीचे उसी नंबर का स्क्वायर है और एक ज़्यादा है, तो 2 का स्क्वायर क्या हो रहा है, 4, 4 + 1 5, तो ये है 2/5। ऊपर जो नंबर है नीचे उस नंबर का स्क्वायर है और एक ज़्यादा है, तो 3 और अपॉन 3 का स्क्वायर 9, 9 + 1 10, तो यहाँ पे 3/10 है। ऊपर जो नंबर है नीचे उस नंबर का स्क्वायर है और एक ज़्यादा है, तो 4/4 का स्क्वायर 16, 16 + 1 17। एक और चेक कर देते हैं, ऊपर जो नंबर है नीचे उस नंबर का स्क्वायर है और एक ज़्यादा है, तो 5 और 5 का स्क्वायर 25, 25 + 1 26। देखिए इसी तरह सब है, लेकिन कहाँ तक है, 7 तक है। तो आपको क्या करना है कि आपको ऐसे नंबर नहीं बताना, आपको एक इक्वेशन बता देना है जिसके अंदर ऑटोमेटिकली नंबर हम सब्स्टिट्यूट करेंगे तो हमको ये सारे नंबर मिलते जाना चाहिए। चलिए मैं बताता हूँ कि ऊपर जो नंबर है अगर उसको हम n लेते हैं तो नीचे जो नंबर रहेगा वो n का स्क्वायर रहेगा और +1 रहेगा। और ये जो n रहेगा वो क्या रहेगा, n 1 है, 2 है, 3 है, 4 है, 5 है, 6 है, 7 है और 8 9 10 नहीं है, और n 0 भी नहीं है और -1 भी नहीं है। तो इसका मतलब n जो है वो नेचुरल नंबर है। तो नेचुरल नंबर अगर बोलोगे तो 1 से शुरू हो जाएगा लेकिन वो ख़त्म नहीं होगा, लेकिन आपको ख़त्म करना है 7 पे। तो आप बोल सकते हो कि n जो है वो लेस देन और इक्वल टू 7 है, या आप ऐसा बोल सकते हो कि n जो है वो 8 से छोटा है। तो अब इसका क्या मतलब है कि कोई अगर ये कंडीशन देखता है कि यहाँ पे जो n है वो नेचुरल नंबर है, तो उसके दिमाग में 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 सब नंबर आने लगेंगे। लेकिन जब वो यहाँ पे आएगा तो उसको समझ में आएगी नहीं, 7 और 7 से छोटे नंबर लेना है। तो 7 और 7 से छोटे लेना है मतलब 1 से लेके 7 तक ही लेना है। तो एक बार वो 1 पुट करेगा यहाँ पे, तो यहाँ पे 1 पुट करेगा तो यहाँ पे 1 का स्क्वायर +1 हो जाएगा, तो उसको ये कंडीशन मिलेगा और उसको आंसर आएगा 1/2। फिर एक बार वो 2 पुट करेगा तो उसको 2 लिखने 2 पुट करेगा तो यहाँ पे 2 का स्क्वायर हो जाएगा और यहाँ पे +1, तो ये कंडीशन आएगा और उसको मिलेगा 2/5। उसके बाद फिर वो 3 पुट करेगा तो 3/10 मिल रहा है। 4 पुट करेगा तो आपको ये कंडीशन बताना है, ये 1 ये 2 और इन दो में से कोई भी एक। तो इस तरीके से आपको लिखना है। चलिए हम देखते हैं, इसको लिखते हैं फाइनली। तो चलिए यहाँ पे हम सोल्यूशन में शुरू करते हैं। पहले इसको एक नाम देते हैं कि लेट सी इज़ ए सेट ऑफ दिस क्वेश्चन। जो भी क्वेश्चन है उसका सेट का नाम सी है। फिर हम शुरू करेंगे सेट बिल्डर फॉर्म में। तो आपको इतना तो लिखना है कि सी इज ए सेट ऑफ ऑल एक्स सच दैट एक्स, इतना तो आपको लिखना पड़ता है। उसके बाद आप क्या करोगे कि ऊपर न्यूमरेटर में n लिखोगे और नीचे आप बताओगे कि n का स्क्वायर होगा और +1 रहेगा। और यहाँ पे जो n रहेगा वो नेचुरल नंबर रहेगा लेकिन 7 से छोटा रहेगा, 7 और 7 से छोटे रहेंगे। तो आप लिख सकते हो कि वेयर n बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर। यहाँ पे जितने भी n रहेंगे वो नेचुरल नंबर रहेंगे। होल नंबर अगर आप लिख देते हो w तो 0 भी आना चालू हो जाएगा, और 0 अगर आएगा तो 0/0² +1 0 दे देगा, और 0 यहाँ पे है ही नहीं स्टार्टिंग में। तो आपको नेचुरल नंबर से स्टार्ट करना है और पूरे नेचुरल नंबर भी नहीं लेना है, आपको 7 तक ही आना है। तो आप बोल सकते हो कि वेयर n इज़ लेस देन और इक्वल टू 7, या लेस देन सिर्फ आप बोलोगे तो 8 लिखना पड़ेगा। अगर ये साइन लिखते हो तो आपको 7 भी लिखना पड़ेगा और आपका आंसर पूरा कंप्लीट हो जाएगा। और यही आंसर आपको टेक्स्ट बुक में दिया है। लेस देन 8 लिखोगे तो भी चलेगा। तो चलिए थर्ड क्वेश्चन यहाँ पे फिनिश होता है।
सेकेंड का थर्ड क्वेश्चन। और अब अगर हम चलते हैं थर्ड क्वेश्चन पे, तो ये क्वेश्चन को हम सॉल्व करेंगे लास्ट में। इसके पहले हम क्या करेंगे, फोर्थ क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, उसके बाद फिर से आएंगे थर्ड क्वेश्चन पे। चलिए फोर्थ क्वेश्चन पे चलते हैं। फोर्थ क्वेश्चन आपका ये लिखा है, सॉरी देखिए क्या लिखा है कि A, B, C आर द सेट्स फॉर द लेटर्स इन द वर्ड्स कॉलेज, मैरिज एंड लगेज रेस्पेक्टिवली, देन वेरीफाई दैट। मतलब अगर A सेट में कॉलेज है, जिसको जो सेट बिल्डर फॉर्म में आपको लिस्टिंग मेथड में करना पड़ेगा, B सेट अगर मैरिज है और C सेट अगर लगेज है, तो आप वेरीफाई करिए ये चीज़। अब ये चीज़ आपको समझना है, ये क्या चीज़ है मैं समझाऊंगा, आप ध्यान दीजिए, आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। तो इसको हमको लिस्टिंग मेथड में करना है, ये आप समझिए। पहले डायरेक्टली हम लिख सकते हैं कि सॉल्यूशन में कि ए में क्या आ जाएगा, ए में आ जाएगा COLGE। क्यों COLGE आ रहा है, COL, एल सेकेंड टाइम दिया था तो आपको वन टाइम लिखना है, तो आपने वन टाइम लिखा। फिर E लिख दिया, सपोज लास्ट में लिख दिया है, और G लिख दिया और ये वाला E नहीं लिखा है। आप रैंडमली यहाँ वहाँ कर सकते हो, COLGE, COLEG भी लिख सकते हो। मैरिज के लिए हम लिख देते हैं, इसको B ले लेते हैं और लिख देते हैं MARIGE। देखिए MAR, दो R है, वन टाइम लिखेंगे, फिर I, फिर A लिखा है ऑलरेडी, नहीं लिखेंगे, G और E लिख देते हैं। आप समझ चुके रहोगे, आपको मालूम है कि जो रिपीटेटिव लेटर्स रहेंगे, जो रिपीट हुए रहेंगे, उसको वन टाइम आपको लिखना है। उसी तरह अगर हम ये वाले को लिखेंगे तो C के अंदर आ जाएगा लगेज, जिसमें से वापस से रिपीटेड जो लेटर्स रहेंगे उसको वन टाइम लिख के बाकी को जो बचा है वो लिख देंगे। तो अभी तक हमने क्या किया, हमने तीनों सेट को लिस्टिंग मेथड में या रोस्टर मेथड में लिख दिया है। अब आपको ये सब फाइंड आउट करना है। अभी किस तरह फाइंड आउट करेंगे मैं आपको बताता हूँ। पहले हम क्या करेंगे, B यूनियन C निकालेंगे। A आपके पास है ऑलरेडी, ये सेट हम बनाते हैं, फिर A माइनस B बनाते हैं, डिफरेंस बोलते हैं जिसको, और यहाँ पे फिर से A माइनस B बनाएंगे, फाइनली इंटरसेक्शन देखेंगे और ये यूनियन है देखेंगे। तो पहले B यूनियन C देखेंगे, तो B यूनियन C हमको फाइंड आउट करना है। अब B यूनियन C क्या होता है मैं आपको ये बताता हूँ। यूनियन में क्या होता है कि B के जो एलिमेंट्स है और जो C के एलिमेंट्स है सबको मिला के वन टाइम लिखा जाता है। जैसे B की बात करेंगे तो B के अंदर ये है और C के अंदर ये है। आपको करना क्या है, इन दोनों का जब यूनियन हम लिखेंगे तो आपको इसके अंदर वो एलिमेंट्स लिखना है जो सब, मतलब ये सारे एलिमेंट्स को इंक्लूड करना है, लेकिन रिपीटेड वाले को छोड़ देना है और सबको वन टाइम ही लिखना है, किसी को छोड़ना नहीं है। फॉर एग्जांपल देखिए, M की बात करेंगे तो M कहीं पे और जगह पे नहीं है, चाहे यहाँ से शुरू करिए चाहे यहाँ से शुरू करिए, तो आप पहला लिख दोगे M। उसके बाद अगर A की बात करते हैं तो A और कहीं पे है क्या, तो मतलब सेकेंड वाले सेट में है क्या, तो हाँ सेकेंड वाले सेट में भी A है, तो आप दो बार नहीं लिखोगे, दो बार की जगह पे सिर्फ एक बार A लिख दोगे। फिर अगर R की बात करेंगे तो R इसी में है और इसमें नहीं है, तो R को लिख दोगे। फिर I की बात अगर I देखते हो तो I भी सिर्फ B सेट में है और इसमें नहीं है, तो I को भी लिख दोगे वन टाइम। G को देखते हो तो G यहाँ पे भी है, तो G को जो दो टाइम है उसको आप वन टाइम लिख दोगे। फिर E अगर आप देखते हो तो E भी यहाँ पे है, तो E को भी आप वन टाइम लिखोगे। तो आपने देखा कि आपने ये पूरे एलिमेंट्स देख लिया, तो जिसमें से G आपको यहाँ पे मिल चुका था, आपने A आपको यहाँ पे मिल चुका था, E आपको यहाँ पे मिल चुका था, तो आपने यहाँ तक सबको एक एक टाइम लिख दिया है। लेकिन ये जो दो देख रहे हो L और U, ये चीज़ आपने देखा ही नहीं था, तो उसको भी आपको यहाँ पे लिखना पड़ेगा। तो यहाँ पे एक बार L आ जाएगा और एक बार आ जाएगा यहाँ पे U और ख़त्म हो जाएगा। तो फाइनली आपको बता रहा हूँ कि चाहो तो आप एक सेट के सभी एलिमेंट्स को पहले एक बार लिख सकते हो, MARIGE। उसके बाद आपने क्या किया कि इसके अंदर जो था, जैसे G था छोड़ दिया, A था छोड़ दिया और E था छोड़ दिया, और जो और बचता था उसको भी लिख दिया। तो ये जो है इसको बोलते हैं यूनियन, और ये हम यहाँ पे लिख देंगे यूनियन में। तो आपका यूनियन मिल गया, मतलब आपने ये निकाल दिया B यूनियन C। A आपके पास है, B यूनियन C निकाल दिया। अब A माइनस B आपको निकालना है। अब आपको डिफरेंस निकालना है A माइनस B। अब आप समझिए कि A माइनस बी कैसे मिलेगा। तो डिफरेंस की बात करेंगे, और अगर डेफिनेशन से चलेंगे टेक्स्ट बुक में, तो टेक्स्ट बुक में क्या लिखा था कि डिफरेंस ऑफ सेट्स का, कि डिफरेंस ऑफ सेट A एंड सेट B। अगर सेट A और सेट B का डिफरेंस अगर आपको फाइंड आउट करना है तो इज द सेट ऑफ एलिमेंट्स, तो वो उसका आंसर जो रहेगा वो उन एलिमेंट्स का सेट रहेगा विच आर इन A बट नॉट इन B। वो A में होंगे पर वो B में नहीं होंगे, एंड इज डिनोटेड बाई A माइनस B। चलिए मैं आपको आसान शब्दों में बताता हूँ कि A माइनस बी में सबसे पहले क्या है, A है, तो A में जो बचेंगे वो लिखना है। अगर यही क्वेश्चन A माइनस या B माइनस A करके आता था तो जो सबसे पहले रहेगा B में जो बचेंगे वो लिखेंगे। क्या बचेंगे वो मैं आपको बताने वाला हूँ। मैं एक बार आपको फिर से बता रहा हूँ कि A माइनस बी में पहले क्या है, A है, तो जो A में बचेगा वो लिखोगे। और मतलब B माइनस A अगर यही क्वेश्चन पूछा होता तो जो B में बचता था वो लिखते थे। चलिए मैं आपको बताता हूँ कि A माइनस बी में पहले हमको A सेट चाहिए,
तो ए के एलिमेंट्स हम समझो यहाँ पे लिख देते हैं, बी चाहिए आपको तो हम यहाँ पे बी लिख देते हैं। और उसके बाद देखिए ध्यान से, अब इसमें दोनों में कॉमन देखिए, सी इसके अंदर है नहीं है, ओ इसके अंदर है नहीं है, एल इसके अंदर है नहीं है, जी इसके अंदर है, इसके अंदर भी है। तो जी को आप कैंसिल कर दीजिए यहाँ पे भी और यहाँ पे भी। ई इसके अंदर है, इसके अंदर भी है, तो ई को भी कैंसिल कर दीजिए यहाँ पे भी और यहाँ पे भी। उसके बाद कोई चीज़ दोनों के अंदर कॉमन नहीं है। उसके बाद जब कॉमन आप हटा देते हो तो मैंने क्या बोला कि a माइनस बी में जो पहले लिखा है उसमें जो बचेगा वो इसके पूरे का आंसर रहेगा। तो a में क्या बचा, COL बचा, तो COL जो रहेगा वो a माइनस बी का आंसर हो जाएगा। उसी तरह अगर हम a माइनस सी निकालते हैं तो हमको क्या करना पड़ेगा, a चाहिए हमको, a माइनस सी के लिए हमको a चाहिए और हमको इस बार c चाहिए। तो फिर से क्या करेंगे, देखेंगे कॉमन, C यहाँ पे है, C यहाँ पे कहीं नहीं है, O यहाँ पे है, O यहाँ पे कहीं नहीं है, L यहाँ पे है, L यहाँ पे भी है, तो L को आप कैंसिल कर दीजिए। G यहाँ पे है, G यहाँ पे भी है, तो G को भी कैंसिल कर दीजिए। फिर E यहाँ पे है, E यहाँ पे भी है, तो E को भी कैंसिल कर दीजिए। और क्या बोला है, A माइनस सी, A पहले है तो A में जो बचेगा वो लिखोगे। अगर ये C माइनस A होता था, C माइनस A, तो C में जो बचता वो लिखते थे। तो A में बचा है CO, तो इसका आंसर आ जाएगा CO। तो अब देखिए हमारे पास A है, हमारे पास B यूनियन C है, हमारे पास A माइनस B है और हमारे पास A माइनस C है। अब आपको ये वेरीफाई करना है। अब इसको किस तरह वेरीफाई करेंगे मैं आपको बताता हूँ। सबसे पहले हमको क्या करना पड़ेगा कि ये पूरा फाइंड आउट करना पड़ेगा। तो यहाँ पे हम लिख देते हैं कि A माइनस बी यूनियन C। अब देखिए A माइनस बी यूनियन C में आपको क्या समझना है कि ये एक है और ये एक है और बीच में क्या है, माइनस है। तो A ये है, तो A के अंदर क्या है, A के अंदर COLGE है और B यूनियन C ये पूरे का आंसर आपके पास है यहाँ पे, तो वो यहाँ पे हमने लिख दिया। अब मैं फिर से बता रहा हूँ, ये इसका जो सेट है वो ये है और इसका जो सेट है वो ये है और बीच में है माइनस। तो जब हम इसका और इसका माइनस निकालेंगे तो माइनस में मैंने आपको क्या बोला था कि जो दोनों में कॉमन रहेगा उसको कैंसिल करके जो पहले वाले में बचता है वो लिखेंगे। तो इसमें और इसमें क्या कॉमन है, मतलब इसमें और इसमें जो कॉमन रहेगा, जैसे क्या कॉमन है देखते हैं, यहाँ पे C है, यहाँ पे C कहीं नहीं है, यहाँ पे O है, यहाँ पे O कहीं नहीं है, यहाँ पे L है और यहाँ पे भी L है, L कैंसिल कर दिया। यहाँ पे G है, यहाँ पे भी G है, G कैंसिल कर दिया। यहाँ पे E है और यहाँ पे भी E है, E कैंसिल कर दिया। अब यहाँ पे बचता है CO और यहाँ पे बचता है MARIU। लेकिन आपको इसका एलिमेंट्स लिखना है या इसका लिखना है, तो पहले A है, मैंने बोला था पहला जो रहेगा माइनस में पहला जो रहता है उसके एलिमेंट्स को लिखना है। तो पहला एलिमेंट्स क्या है, A है, तो A में जो बचेगा वो लिखेंगे। तो A में क्या बच रहा है, तो A में बच रहा है CO, तो हम यहाँ पे लिख देंगे CO और इसको कर देते हैं इक्वेशन नंबर 1। इसका मतलब है कि अगर इसका आंसर, पूरे का आंसर अगर CO आया है तो इसका भी आंसर आपको वेरीफाई करना है, मतलब आपको प्रूव करके बताना है। तो इसका भी आंसर आपको CO प्रूव करके बताना है और तब जाके हम बोल देंगे कि दोनों भी क्या रहेगा, इक्वल रहेगा। तो अब यहाँ पे चलते हैं। तो इसके लिए आपको क्या चाहिए, आपको A माइनस बी चाहिए और A माइनस सी चाहिए और दोनों का इंटरसेक्शन चाहिए। अब इंटरसेक्शन 9th स्टैंडर्ड में अगर आप पढ़े हो तो आपको मालूम है कि जो दोनों सेट के अंदर कॉमन रहता है उसको बोलते हैं। जैसे A माइनस बी आपने निकाला है पहले से, COL है, तो हम यहाँ पे लिख देते हैं A माइनस बी। A माइनस सी आपने वो भी निकाला है, CO है। अब इन दोनों में जो कॉमन रहेगा वो लिखना है, कॉमन को कैंसिल करना नहीं है, कॉमन जो रहता है वो लिखना है। तो क्या है दोनों में कॉमन, तो अगर आप देखते हो तो दोनों में C कॉमन है और दोनों में O भी कॉमन है, बस और कुछ नहीं है। तो जो चीज़ कॉमन रहेगा वो आपको लिखना है। तो C कॉमन है और O कॉमन है, तो यहाँ पे आपको C और O लिखना पड़ेगा और ये हो जाएगा आपका इक्वेशन नंबर 2। और अब यहाँ पे आप साफ साफ देख रहे हो कि दोनों सेम आ रहा है। तो अब हम यहाँ पे फाइनल लिखेंगे कि फ्रॉम 1 and 2 डायरेक्टली ये आंसर लिख सकते हो, क्योंकि वह इसका जो आंसर है A माइनस बी यूनियन C, उसका भी वैल्यू आपको C और O मिला है और इसका जो वैल्यू है A माइनस बी इंटरसेक्शन A माइनस C, उसका भी वैल्यू आपको C और 0 मिला है। तो फ्रॉम 1 and 2 आपका ये प्रूव हो जाता है, आपका ये वेरिफिकेशन कंप्लीट हो जाता है। चलिए थर्ड क्वेश्चन बाकी था वो देख लेते हैं। तो देखिए थर्ड क्वेश्चन में क्या लिखा कि इफ A इज अ सेट ऑफ ऑल x सच दैट 6x² प्लस x माइनस 15 इज 0, एक इक्वेशन दे दिया है। फिर उसी तरह B में भी एक इक्वेशन दिया है, C में भी एक इक्वेशन दिया है और फिर बोला कि देन आपको फाइंड आउट करना है A यूनियन B यूनियन C। अब यूनियन आप समझे रहोगे, तो हमने 2 सेट का यूनियन फाइंड आउट किया था, यहाँ पे 3 सेट का पूछा है। तो आपको करना क्या है कि तीनों सेट में जो एलिमेंट्स रहेंगे सबको एक बार लिखना है, किसी भी एलिमेंट्स को छोड़ना नहीं है और जो डबल डबल रहेंगे उसको 1 ही टाइम लिखना है।
यूनियन का यही कंडीशन होता है कि अगर 2 में पूछा है तो जो दोनों के जो एलिमेंट्स है सब लिखना है, जो रिपीट हुए रहेंगे उनको छोड़ देना है। तो तीनों का अगर पूछा है तो तीनों के जितने भी एलिमेंट्स रहेंगे सब लिखना है और रिपीट वाले को छोड़ना पड़ेगा। इंटरसेक्शन में हमने क्या देखा था कि जो कॉमन रहता है वो लिखते हैं। 2 में अगर पूछा है तो दोनों सेट में जो जो कॉमन है वो लिखे। अब यहाँ पे अगर 3 में पूछा है तो तीनों के अंदर जो रहेंगे वो लिखना है। चलिए देखेंगे, इन सबसे ज़्यादा ज़रूरी है इस इक्वेशन को सॉल्व करना। स्टूडेंट्स, ये इक्वेशन दिया है जो आपको सॉल्व करना है। उसके बाद सॉल्व करने के बाद x के जो वैल्यूज़ आएंगे वो आपको लिस्टिंग मेथड में लिखना है, रोस्टर मेथड में, क्योंकि ये सेट बिल्डर फॉर्म में दिया है। आप ये बैकस्लैश से आप समझ पा रहे हो कि ये सेट बिल्डर में लिखा है, और सेट बिल्डर से हम यूनियन और इंटरसेक्शन नहीं फाइंड आउट कर सकते। यूनियन और इंटरसेक्शन को फाइंड आउट करने के लिए हमको एलिमेंट्स क्लियरली दिखने चाहिए सेट के अंदर, और एलिमेंट्स के जो लिस्ट दिखते हैं वो रोस्टर मेथड में दिखते हैं। तो इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो एक्स के वैल्यूज़ मिलेंगे, और जो एक्स के वैल्यूज़ मिलेंगे वही एक्स के वैल्यूज़ क्या रहेंगे, सेट के एलिमेंट्स रहेंगे। तो चलिए वो करेंगे, सोल्यूशन लिखते हैं और लिखते हैं कि ए के अंदर क्या है। अब इसको थोड़ा सा सॉल्व करके देखेंगे। तो ए इज़ अ सेट ऑफ ऑल एक्स such that 6x square plus x minus 15 which is equal to 0। और अब हमको क्या करना है, खास करके इसको सॉल्व करना है। तो 6x square plus x minus 15 which is equal to 0 को सॉल्व करना है। तो कैसे सॉल्व करेंगे, आपको पता है, आपने क्वाड्रेटिक इक्वेशन सॉल्व किया है। 6 को 15 से अगर मल्टीप्लाई करेंगे, 15 को अगर 6 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 90 आता है। 6 5 30 0 3 6 7 8 9। तो 90 का आपको टेबल रीड करना है और माइनस करके लाना है। यहाँ पे कुछ नहीं है तो 1 लाना है। तो ऐसा कौन सा नंबर है जिसको मल्टीप्लाई करेंगे तो 90 आएगा और उसको माइनस करेंगे तो आपको 1 मिलेगा। तो वो हो जाएगा 9 10 90 या 10 9 90, 10 9 90 और 10 - 9 आपको देगा 1। अब उसके बाद क्या करना है कि हमने देखा था ये रूल 10th स्टैंडर्ड में या 9th स्टैंडर्ड में कि अगर यहाँ पे माइनस है तो इसका जो साइन है वो ग्रेटर नंबर को जाता है और इसका अपोजिट जो रहेगा वो स्मॉलर नंबर को जाएगा। मतलब ये बन जाएगा +10 और ये बन जाएगा -9। ये सब हमने क्लास 10 या क्लास 9 के क्वाड्रेटिक इक्वेशन को किस तरह सॉल्व करते हैं वो हमने ऑलरेडी देखा है, आपको आता भी होगा। अब उसके बाद हमको करना क्या है कि ये जो +x है उसके प्लेस पे हमको लिखना है +10x और -9x, क्योंकि आप इसको अगर सॉल्व करते हो +10x और -9x को तो आपको आंसर मिलेगा +1x, और +1x का मतलब होता है x। तो यही चीज़, यही इसी को बोलते हैं ये चीज़। तो इसके प्लेस पे आपको ये लिखना है। तो ये चीज़ सेम रहेगा 6x² और इसके प्लेस पे आ जाएगा ये चीज़। तो यहाँ पे आ जाएगा +10x -9x और आगे का सब कुछ सेम रहेगा। तो -15 विच इज़ इक्वल टू 0। इसके बाद का रूल क्या था कि 2 का हमको पेयर लेना है और उसमें जो कॉमन रहेगा वो कॉमन निकालेंगे। जैसे इनका पेयर जो रहेगा उसके एक चीज़ और बताया था कि यहाँ पे अगर माइनस है तो जो हम यहाँ पे ब्रैकेट बनाएंगे उसमें यहाँ का साइन चेंज हो जाएगा, क्योंकि -into प्लस वापस से माइनस हो जाएगा, और यहाँ का जो ब्रैकेट रहेगा वहाँ पे यही साइन रहेगा। पहले वाले ब्रैकेट में साइन का चेंज नहीं होगा, सेकंड वाले के ब्रैकेट का साइन तब चेंज होता है जब यहाँ पे माइनस होता है। अगर यहाँ पे प्लस होता तो जो यहाँ पे साइन रहता वही आता था। अब कॉमन निकालना आपको 6x² और +10x से। तो 6x² को हम लिख सकते हैं 2 3 6 और x² को हम लिख सकते हैं x और x। ये चीज़ बताना नहीं चाहिए, आपको आता है। और 10x को लिख सकते हैं 2 5 10 और x। और अब कॉमन अगर देखेंगे तो दोनों में 2 है और दोनों में एक x भी है। तो इसका मतलब है कि 2x कॉमन आएगा, तो 2x यहाँ पे कॉमन आ जाएगा। और अगर 2 और x कॉमन आ गया तो बचा क्या, एक 3 बचा और x बचा, तो यहाँ पे आ जाएगा 3x। और यहाँ पे भी 2x कॉमन आ गया है तो यहाँ पे क्या बचा, 5 बचा, तो यहाँ पे आ जाएगा 5। तो 3x + 5 अंदर बच रहा है, वही चीज़ यहाँ पे भी बचेगा। 9x का मतलब होता है 3 3 9 और एक x है, और 15 का मतलब होता है 3 5 15। दोनों में कॉमन क्या है, 3 है, तो दोनों का कॉमन 3 आ जाएगा। बचेगा क्या, 3x, तो बचेगा 3x और बचेगा 5, तो और बचेगा 5। और देख रहे हो तो ये दोनों चीज़ सेम होता है, ये हमेशा होता है। अब ये एक टर्म है और ये एक टर्म है, इन दोनों में कॉमन क्या है, पूरा का पूरा 3x + 5, 3x + 5। तो 3x + 5 ये कॉमन है दोनों के अंदर, इसके अंदर भी और इसके अंदर भी। तो इसमें बचता है 2x और इसमें बचता है -3। अगर आपको कुछ यहाँ पे डाउट हो रहा है, नहीं समझ में आ रहा है, तो प्लीज़ आप पहले के वीडियोस रेफ़र करिए। अब विच इज़ इक्वल टू 0 जो है वो भी लिखते चलेंगे। तो विच इज़ इक्वल टू 0,
चलिए आगे अगर इसको हम सॉल्व करेंगे तो यहाँ पे दोनों भी ज़ीरो होता है, ये भी ज़ीरो होता है, ये भी ज़ीरो होता है, ये सब रूल मैंने पहले बताया क्यों होता है। तो हम यहाँ पे डायरेक्टली लिखेंगे कि देयरफॉर 3x प्लस 5 इज इक्वल टू 0 और 2x माइनस 3 इक्वल्स टू 0। तो 2x माइनस 3 विच इज़ इक्वल टू 0। यहाँ पे प्लस 5 को यहाँ पे भेजेंगे तो देयरफॉर 3x विच इज़ इक्वल टू माइनस 5 हो जाएगा और यहाँ पे 2x विच इज़ इक्वल टू माइनस 3 वहाँ पे गया तो प्लस 3 हो जाएगा। यहाँ पे बोल सकते हैं देयरफॉर x इज़ इक्वल टू माइनस 5/3 और x इज़ इक्वल टू 3/2। तो अब अगर देखोगे तो x के दो वैल्यूज़ आपको मिले, -5/3 और 3/2। तो जो a जो था सेट ऑफ ऑल x, उसमें x के दो वैल्यूज़ मिले हैं, तो इसका मतलब रोस्टर मेथड में आपको ये दो वैल्यूज़ लिखना है। तो इसका आंसर हम ऐसा लिख देते हैं कि a विच इज़ -5/3 और 3/2। तो अब आपको क्या करना है, फर्स्ट का आपने x का वैल्यू निकाल लिया और वो सेट में रोस्टर मेथड में ऐसा आ गया। अब आपको सेकेंड भी सॉल्व करना है। तो b लिखते हैं यहाँ पे कि b इज़ अ सेट ऑफ ऑल x सच दैट 2x स्क्वायर माइनस 5x माइनस 3 इज इक्वल टू 0। और अब आपको क्या करना है, इसको भी सॉल्व करना है। तो देयरफॉर 2x स्क्वायर माइनस 5x माइनस 3 विच इज़ इक्वल टू 0 को कैसे सॉल्व करेंगे, टेबल आपको रीड करना है 2 3 6 और माइनस करके लाना है आपको 5। तो वो आपको देगा 6 1 6 ये टेबल, और 6 - 1 आपको दे देगा 5। सेकेंड रूल है कि अगर ये माइनस है तो इसका जो साइन है ग्रेटर को जाएगा और इसका अपोजिट यहाँ पे जाएगा और दोनों की तरफ x आ जाएगा। तो ये चीज़ हमको इसके प्लेस पे लिखना है। तो 2x स्क्वायर सेम रहेगा, यहाँ पे आ जाएगा ये दो चीज़, तो यहाँ पे आएगा -6x और प्लस 1x को हम लिखेंगे सिर्फ x और आगे ये लिख देंगे -3 विच इज़ इक्वल टू 0। फिर से पेयरिंग करेंगे, इसके लिए एक ब्रैकेट बना लेते हैं, फिर प्लस इसके लिए एक ब्रैकेट बना देते हैं और विच इज़ इक्वल टू 0। और इस बार सिंस यहाँ पे प्लस है तो ये साइन चेंज नहीं होगा और यहाँ का साइन तो चेंज होता ही नहीं है। अब इन दोनों में कॉमन क्या है डायरेक्टली बताओ, तो 2x कॉमन है, तो 2x कॉमन निकालेंगे, यहाँ पे x बचेगा, -2 3 6 होता है तो यहाँ पे 3 बचेगा। यहाँ पे कुछ भी कॉमन नहीं है, मैंने बोला है कि कुछ कॉमन नहीं रहेगा तो 1 होता है और वो दोनों चीज़ बच जाएंगे x और 3, तो x और 3, तो ये दोनों सेम है। अब इसमें और इसमें x - 3 कॉमन है और बचता है 2x + 1 और विच इज़ इक्वल टू 0। तो यहाँ पे x - 3 विच इज़ इक्वल टू 0 1 हो जाएगा और 2x + 1 विच इज़ इक्वल टू 0 दूसरा हो जाएगा। और अब इसके आगे करते हैं, तो अगर आप इसको देखते हो तो -3 वहाँ पे जाएगा तो +3 हो जाएगा, तो एक x का वैल्यू 3 मिल जाएगा। तो हम यहाँ पे लिखेंगे कि x विच इज़ इक्वल टू 3 और फिर दूसरा यहाँ पे अगर आप देखो तो +1 वहाँ पे जाएगा तो -1 हो जाएगा। तो हम लिख सकते हैं कि और 2x विच इज़ इक्वल टू -1, क्योंकि आप यहाँ पे देखोगे तो 2x + 1 इक्वल्स टू 0 था, +1 वहाँ पे गया तो -1 हो गया। फिर ये तो सेम हो गया और हम यहाँ पे बोल सकते हैं कि देयरफॉर x का जो वैल्यू है वो मिलता है -1/2, यहाँ पे देयरफॉर लिख सकते हैं। तो यहाँ पे x का दो वैल्यू मिला 3 और -1/2 इस इक्वेशन के लिए। सेकेंड वाले इक्वेशन के लिए आपको x का दो जो वैल्यू मिला है वो है एक 3 और एक है -1/2, और फर्स्ट वाले के लिए हमने जो सॉल्व किया था वो आपको मिला था -5/3 और 3/2। तो चलिए इसका भी जो दो वैल्यू है उसको भी लिख लेते हैं यहाँ पे। तो यहाँ पे लिख देते हैं b विच इज़ 3 and -1/2। तो अब आपको क्या करना है, अब फाइनली ये जो इक्वेशन है इसको भी सॉल्व करना है और इसका भी जो दो वैल्यूज़ आएगा उसको निकालना है, फिर हमको यूनियन और इंटरसेक्शन फाइंड आउट करना पड़ेगा। तो चलिए इसको सॉल्व करते हैं। तो हम यहाँ पे लिखेंगे c विच इज़ इक्वल टू c इज़ अ सेट ऑफ ऑल x सच दैट 2x माइनस x माइनस 3 विच इज़ इक्वल टू 0। चलिए इसको चेक कर लेते हैं। 2x स्क्वायर माइनस x माइनस 3 विच इज़ इक्वल टू 0, तो 2x स्क्वायर रहेगा। फिर अब इसको भी सॉल्व करेंगे कि 2x स्क्वायर माइनस x माइनस 3 विच इज़ इक्वल टू 0। 2 3 6, टेबल आपको रीड करना है 6 का और माइनस करके आपको लाना है 1। तो 3 2 6 होता है, 3 - 2 करेंगे तो 1 आएगा। इसका ना साइन माइनस है तो इसका साइन ग्रेटर नंबर को जाएगा, यहाँ पे अपोजिट आ जाएगा। तो यहाँ पे हम लिखेंगे 2x स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2x माइनस 3 विच इज़ इक्वल टू 0। फिर इन दोनों में कॉमन कुछ भी नहीं है, सिर्फ x कॉमन है, तो x निकालेंगे, यहाँ पे बचेगा 2x माइनस 3
और यहाँ पे भी कुछ कॉमन है तो +1 कॉमन रहेगा, तो यहाँ पे बचेगा 2x माइनस 3 विच इज़ इक्वल टू 0। तो ये दोनों में 2x माइनस 3 है तो 2x माइनस 3 कॉमन रहेगा, यहाँ पे बचेगा x और यहाँ पे बचेगा +1 विच इज़ इक्वल टू 0। अब इसका दो मतलब हो जाएगा कि 2x माइनस 3 इक्वल्स टू 0 और x प्लस 1 विच इज़ इक्वल टू 0। तो 2x विच इज़ इक्वल टू 3 हो जाएगा, -3 वहाँ पे गया तो +3 हो जाएगा। देयरफॉर x का वैल्यू आपको मिलता है 3/2 और यहाँ पे डायरेक्टली x का वैल्यू आपको मिलता है, देयरफॉर x का वैल्यू मिलता है -1। तो यहाँ पे लिख देते हैं c 3/2 और -1। तो फाइनली अब अगर आप देखते हो तो a जो है वो आपको मिला है -5/3, 3/2। b और c अगर आप देखोगे तो आपको ये मिला है। और अब हम क्या करते हैं, ये चीज़ फाइंड आउट करते हैं, a यूनियन b यूनियन c और फिर a इंटरसेक्शन b इंटरसेक्शन c। चलिए यहाँ पे सॉल्व करके देखते हैं। तो चलिए सॉल्व करने के लिए a जो सेट है उसको भी यहाँ पे लिख लेते हैं। तो a के अंदर आपको रोस्टर मेथड में ये मिला है, b में आपको ये मिला है, c में आपको ये मिला है। अब आपसे जो दो क्वेश्चन पूछा है जिसमें से पहला क्वेश्चन है कि a यूनियन b यूनियन c फाइंड आउट करिए। तो a यूनियन b यूनियन c में मैंने आपको पहले बताया कि आपको तीनों के जो एलिमेंट्स है सब लिखना है। ध्यान यही देना है कि कोई चीज़ को डबल नहीं करना है और किसी चीज़ को छोड़ना नहीं है। तो डायरेक्ट अगर आंसर देखूँ तो आंसर ये आ जाएगा और मैं आपको एक्सप्लेन कर रहा हूँ। जैसे मैंने ये दोनों एलिमेंट लिख दिया यहाँ पे, ये दोनों एलिमेंट मैंने यहाँ पे लिख दिया और ये दोनों एलिमेंट जैसे लिखने वाला था तो 3/2 जो मैंने देखा वो ऑलरेडी यहाँ पे लिखा हुआ था पहले से, तो रिपीट नहीं कर सकते हो और छोड़ भी नहीं सकते हो किसी को। तो ये रिपीट हो रहा था, इसके लिए इसको मैंने छोड़ दिया और ये -1 जो बच रहा था वो लिख दिया। ऑर्डर अगर यहाँ वहाँ होता है पीछे के आंसर से तो वो चल जाता है स्टूडेंट्स, सारे एलिमेंट्स होना चाहिए, सेट का ये रूल भी है। तो a यूनियन b यूनियन c में आपने सभी को लिखा है, सिर्फ ये काम किया है कि किसी को डबल नहीं लिखा है और किसी को छोड़ा भी नहीं है। और जो दूसरा क्वेश्चन आपसे पूछा था a इंटरसेक्शन b इंटरसेक्शन c, जिसका मतलब है कि तीनों के अंदर जो कॉमन है वो बताइए। तो तीनों के अंदर अगर आप देखोगे तो कोई भी चीज़ कॉमन नहीं है और इसी वजह से a इंटरसेक्शन b इंटरसेक्शन c का जो आंसर रहेगा वो कुछ भी नहीं रहेगा। यहाँ पे 0 नहीं लिखना है स्टूडेंट्स, 0 लिखने का मतलब है कि 0 तीनों के अंदर है। तो तीनों के अंदर ऐसा कुछ नहीं है क्योंकि 3/2 अगर आप देखते हो तो a सेट में यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा है, c सेट में भी दिख रहा है लेकिन b सेट में नहीं है। अगर b में होता तब आपको लिखना पड़ता था। दो सेट का इंटरसेक्शन नहीं पूछा, आपको तीनों का पूछा है, तीनों में कॉमन चाहिए। तो तीनों में ऐसा कोई भी एलिमेंट नहीं है जो तीनों के अंदर कॉमन है। तो आपका जो फाइनल आंसर रहेगा वो ये रहेगा कि a यूनियन b यूनियन c का आंसर ये है और a इंटरसेक्शन b इंटरसेक्शन का आंसर ये है, एम्प्टी है। चलिए यहाँ पे आपका 1.1 का क्वेश्चन नंबर 1 से लेके 4 तक का कंप्लीट होता है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। प्लीज़ अगर रिक्वेस्ट है कि अगर समझ में आ रहा है तो प्लीज़ ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर करिए, लाइक भी करिए और सब्सक्राइब अगर आपने किया ही होगा तो सब्सक्राइब किया है। चलिए कुछ बोलने की ज़रूरत नहीं है। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू वेरी मच।